जिस जम्मू कश्मीर को विदेशियों ने जन्नत का नाम दिया, विद्वानों ने ज्ञान, विद्या और आचार की प्रयोगशाला बताया और जिसे वहाँ के बुजुर्ग लोग आज भी ऋषियों की वाटिका कहते हैं, उसे ही भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अनेक समस्याओं और संकटों की जन्मस्थली बना दिया गया। पाकिस्तान के रूप में भारत के लिए एक ग्रह दोष तो शुरू से ही था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी विदेशी शक्तियां जुटने लगी, जिनका लक्ष्य भले ही सीधे सीधे कश्मीर न हो, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस के जितने देश और क्षेत्र उनके नजर में थे। चाहे क्षेत्रीय तनाव हो, तिब्बत का अवसान हो, अफगानिस्तान की हिंसक त्रासदी हो, चाहे पूरे क्षेत्र में मजहबी आतंकवाद का फैलना हो, किसी न किसी रूप में उसका कोई न कोई छोर किनारा जम्मू कश्मीर की समस्या से जुड़ जाता है। कश्मीर को प्रकृति ने सुंदरता दी है। प्राकृतिक सुंदरता उसको आकर्षण का केंद्र बनाती है, लेकिन साथ ही इस सुंदरता के साथ ही प्रकृति ने उसे एक ऐसे हिमालय के ऐसे स्थल पर, ऐसी जगह पर स्थित कर दिया है जहां प्राचीन समय से ज्ञान और शिक्षा के ही मार्ग दूसरे देशों की ओर खुलते नहीं थे, बल्कि व्यापार के बड़े मार्ग भी वहीं से खुलते। प्राचीन भारत में जिसे उत्तरा पथ कहते हैं, जो भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर अफगानिस्तान से आगे निकल कर पश्चिम तक जाता था, जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, जो चीन के सुदूर क्षेत्र में जिसे आप जिनजियांग या सिंकियांग कहते हैं, जो जैसे चीनी तुर्क कहते थे, पहले चीनी तुर्किस्तान भी उसे कहते थे, वहां से लेकर रोम तक व्यापारिक रास्ते यहीं से गुजर कर जाते थे। कश्मीर और उससे जुड़ी पर्वतीय घाटियों के सामरिक महत्व को प्राचीन जातियों ने, प्राचीन राष्ट्रों ने बहुत पहले समझ लिया था, और दुर्भाग्य से यही एक कारण था कि जितनी भी जुझारू जातियां आसपास पनपती थी, उनकी नजर देर सवेर जम्मू कश्मीर राज्य और उसके आसपास की छोटी पहाड़ी रियासतों पर तो पड़ती। जिन खतरों और चुनौतियों से आज जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, वो नए नहीं है। अंग्रेजी शासन में उनका जन्म पिछली सदी में तब हुआ जब अंग्रेजों को लगा कि उनका साम्राज्य खतरे में है। ये खतरा किसी देशी राजा की ओर से नहीं था, ये खतरा उस समय के एक और साम्राज्य, जिसे रूसी साम्राज्य कहते थे, उससे उन्हें लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि रूसी साम्राज्यवाद धीरे धीरे
अफगानिस्तान से होकर जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। इसी रसाकशी में प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है किम। किम इसी परिवेश में लिखा गया है वो काल्पनिक, मगर उसमें वास्तविकता इतनी है कि वास्तविक परिस्थितियों के आगोश में उनकी गोद में विकसित हुआ उपन्यास। वहीं से एक शब्द निकला, गिलगित गेम, ग्रेट गिलगित गेम। रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं कि ये ग्रेट इसलिए है कि इसका कभी अंत नहीं होगा। इसका अंत तभी होगा जब इसके खेलने वाले नहीं रह जाएं। इसलिए जब कभी भी रूस अफगानिस्तान की ओर बढ़ने की कोशिश करता था तो उसका कंपन जम्मू कश्मीर तक सहज ही पहुंचता, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जो गिलगित का जो इलाका है और उससे आगे अफगानिस्तान तक छोटी 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 रियासतें जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा थी। यानी इस सारे क्षेत्र में या तो अफगानिस्तान की हुकूमत थी या जम्मू कश्मीर की हुकूमत थी। इसलिए अफगानिस्तान पर जो भी आक्रमण या अतिक्रमण होता था उसका असर सीधे जम्मू कश्मीर पर पहुंच जाता था। अंग्रेज स्वतंत्रता के बाद इस बात को समझ रहे थे कि गिलगित या वो पूरा पहाड़ी इलाका उनके पास नहीं रह सकता, और अगर रूस को, जो कि अब भारत की आजादी के समय सोवियत संघ बन गया था, तो अगर उसे बढ़ना है तो अंग्रेज उसे रोक नहीं सकते। इसलिए वो ये चाहते थे कि ये गिलगित का इलाका, जम्मू कश्मीर का पश्चिमी पहाड़ी इलाका भारत के पास न रहे, वो पाकिस्तान के पास रहे, क्योंकि पाकिस्तान उस समय पश्चिमी अलायंस का, पश्चिमी गठजोड़ का हिस्सा था और उन्हें लगता था कि पाकिस्तान को संभालना, उसको अपने हिसाब से चलाना आसान है, भारत को चलाना मुश्किल है। और इस वजह से वो चाहते थे कि गिलगित का सारा इलाका पाकिस्तान के हाथ हो। मूल खेल के हिसाब से, अगर इसे गिलगित गेम ही कहा जाए, मूल खेल के हिसाब से जो उसके खिलाड़ी थे जिन्हें अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, और बदकिस्मती से हमारे उस तत्कालीन शासकों ने सीमा संबंधी समझदारी न दिखाते हुए गिलगित को पाकिस्तान के हाथों में रहने दे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस समय जब ये ग्रेट गिलगित गेम शुरू हुई थी 19वीं शताब्दी के मध्य में, तब हम भारतीय केवल तमाशाई थे, हम इसमें खिलाड़ी नहीं थे। इसमें खिलाड़ी विदेशी ताकतें थी, और जब हम आजाद हो गए, उस क्षेत्र के सबसे बड़े देश के रूप में उभरे, तब भी हम तमाशाई ही बने रहे। हमारी जम्मू कश्मीर की सबसे पहली समस्या हमारी आजादी से पहले से ही शुरू हो गई थी। आज ये गिलगित का खेल, गिलगित का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये फिर से चल पड़ा है। इसमें खिलाड़ी दूसरे, और इसलिए हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। आज अगर पाकिस्तान और चीन
मिलकर इसको अपने तरीके से खेल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका असर हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर होगा ही, और उसका केंद्र बिंदु जम्मू कश्मीर होगा। बदकिस्मती से इतिहासकारों का ये कहना लगभग सही है कि भारतीय शासकों की दूरदृष्टि अपने आंगन से दूर नहीं जाती। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनके आंगन के बाहर क्या हो रहा है, और जब आक्रमणकारी या दुश्मन उनके आंगन में प्रवेश करता है, तब उन्हें लगता है कि उन पर हमला हुआ है। तो बदकिस्मती से ये जो मध्यकालीन राजाओं की मनस्थिति रही है, जिसके कारण हर आक्रांता चाहे कितना ही कमजोर हो, कहीं न कहीं सफलता प्राप्त कर ही लेता था। वो मनोवृत्ति स्वतंत्र भारत के शासकों में भी थी। हमने ये समझ लेना चाहिए था कि अंग्रेजों का हित भारत स्वतंत्र भारत की सुरक्षा या स्वतंत्र भारत की प्रगति में नहीं हो सकता, और इसलिए वो सारी समस्याएं हमारे देश की सारी समस्याएं निपटा कर तो नहीं जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मामले उन्होंने अधूरे छोड़कर वो निकल गए, और इन अधूरे छोड़े हुए कामों में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि भारत की अब अन्य देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का निर्धारण। दुर्भाग्य से कोई भी सीमा निर्धारित नहीं थी। किसी भी सीमा पर हम निश्चय के साथ नहीं कह सकते थे कि यहां तक हमारी सीमा है, यहां उसके दूसरे की सीमा है। खासकर चीन के बारे में हमारी सीमाएं चीन से नहीं मिलती, हमारी सीमाएं तिब्बत से मिलती, लेकिन दुर्भाग्य से तिब्बत चीन के हाथ में चला गया, और इसलिए वो चीनी सीमाएं हो गई। उनमें से कोई भी सीमा, चाहे लद्दाख के क्षेत्र में हो, चाहे गिलगित के क्षेत्र में हो, चाहे तक वहाँ पूर्व के क्षेत्र में हो, अरुणाचल के क्षेत्र में हो, उन सब में वो अनिर्णित थी। उनका कोई फैसला नहीं हुआ था, अधूरी छोड़ी गई थी, वार्ताएं बीच में रोककर अंग्रेज चले गए। ये समझना बहुत आसान था किसी भी शासक के लिए, जिसने भारत जैसे महान, बहुत विशाल देश को का शासन जिनके हाथों में आया है। उनको ये समझ लेना चाहिए था कि ये अनिर्णय हमारे लिए आगे जाकर एक संकट पैदा करेगा, कई तरह के संकट पैदा करेगा, और इसलिए इन्हें सबसे पहले निपटारा इनका किया जाना चाहिए। जब तक देश कमजोर थे, जब तक देश अपने अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक ये संभव था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ये अनिर्णय लगातार बढ़ता गया, और चाहे हमने चीन के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए हों, हमारे प्रधानमंत्री और वहां के प्रधानमंत्री की मित्रता के संबंध रहे हों, उनकी चाइनीज भाई भाई का नारा जरूर लगाते रहे हों, लेकिन ये स्पष्ट था कि चीन अपने स्वभाव के अनुसार न तो तिब्बत को मुक्त रहने दे सकता है, और न ही उन सीमाओं को स्वीकार कर सकता था जो हम परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली जिन्हें हम भारत की सीमाएं मानते थे, उनको भी चुनौती देकर। इसको समझने में बहुत ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम इतना तो किया ही था कि जितनी भी वार्ताएं हुई थी, जितने भी चर्चाएं इन क्षेत्रों में हुई थी, उस सबके डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद थे।
हमारे पास जानकारियां तो पूरी थी। हम ये भी जानते थे कि दलाई लामा पहली बार तिब्बत छोड़कर भारत नहीं आए। इससे पहले भी दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा है। इससे पहले भी वो उन पर संकट आते रहे हैं। यानी चीन काफी समय से, जब जब से वहां साम्राज्य शासन स्थापित हुआ, तब से चीनी शासकों को खदेड़ने की कोशिश करता रहा। ये सब अगर हम अनसुना करके आराम से बैठ गए तो स्वाभाविक है कि किसी दिन ये समस्याएं हमारे लिए एक महान संकट पैदा कर। कश्मीर की एक बड़ी समस्या जिसमें विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप होता रहा है, वो भी उसके लिए भी हम अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हमने स्वयं ही जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के हमले की समस्या को हम स्वयं ही संयुक्त राष्ट्र में ले गए। किसी के कहने पर ले गए हो, किसी के दबाव में ले गए हो, लेकिन हम ही थे जिन्होंने वो प्रस्ताव वहां रखा, ये जानते हुए भी कि उस वक्त संयुक्त राष्ट्र का स्वरूप जो था वो पूर्ण रूप से पश्चिम के अधीन था। वहां दो ही गुट थे, या तो पश्चिम का गुट था एंग्लो अमेरिकन, या फिर रूस का। और रूस के साथ और कोई ऐसा देश नहीं था। चीन उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था। ऐसी स्थिति में जबकि दुनिया में शीत युद्ध चल रहा हो, सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच में लगातार एक शीत युद्ध चल रहा था, टकराव की राजनीति थी, उस वक्त अगर हम ये प्रार्थना पत्र लेकर चले जाते हैं कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, तो वह बिना राजनीतिक पूर्वा के रखे उसका निपटारा नहीं हो सकता। इसलिए वो लटक गया, और लटकता हुआ आज इतने सालों, इतने दशकों के बाद भी वो फॉर्मली वहां से हटा नहीं गया। इसने बहुत सारे देशों को जम्मू कश्मीर में दखल देने की गुंजाइश पैदा कर दी। इसलिए स्वाभाविक है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के बाहरी चुनौतियां, ऐसी उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करें जिसके कारण ये जम्मू कश्मीर को कभी पूरी तरह से शांति नसीब नहीं हुई, जिसके कारण वहां स्थिर सरकार नहीं रह पाई, जिसके कारण वो विकास के रास्ते पर नहीं जा पाया, जिसके कारण विदेशी हस्तक्षेप से वहां के जनमानस में एक तरह का बिखराव हुआ, आपसी टकराव की संभावनाएं पैदा हुई। तो ये सब हमारी उस समय की नीतियों या अनीतियों के कारण ही हुआ है। इसलिए अगर हम इतने वर्षों के बाद, यानी 70 साल के बाद इस समस्या को सुलझाना, बदले हुए हालात में समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो हमारी विदेश और सुरक्षा नीति ही इसका कारक, इसकी सहायक बन सकती है। जिस रूप से हम अपने जिस सफलता के साथ हम अपनी विदेश नीति को चला पाएंगे, जिस सामरिक शक्ति का हम प्रदर्शन कर पाएंगे, उसी के अनुरूप जम्मू कश्मीर में विदेशी शक्तियों की रुचि
कम या ज्यादा होती जाएगी। सौभाग्य से परिस्थितियां ऐसी बदल गई हैं और दुनिया के राजनीति में और दुनिया की अर्थनीति में भारत का महत्व बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। सबसे बड़ा उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा देश बनने के कारण हर औद्योगिक शक्ति, हर महाशक्ति की ये इच्छा है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर पर विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप कम तो हुआ है मगर समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे अभी मैंने कह दिया कि पाकिस्तान और चीन के बीच भारत के विरुद्ध एक सहमति काफी पहले से बनी हुई। शायद आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने एक वाक्य कहा था, एक मुहावरा से शुरू हुआ है। उनका कहना था कि चाइना इज द प्लस फैक्टर ऑफ पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान का प्लस फैक्टर, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ये समझ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान को आपस में अगर टकराना पड़े तो पाकिस्तान की समस्याएं, पाकिस्तान उसके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए उसे एक ऐसे देश की जरूरत है जिससे जो भारत को पसंद न करता हो, जो भारत के विकास को रोकना चाहता हो, तो चीन उसे सबसे निकट दिखाई दिया और गिलगित उसे भेंट करके पाकिस्तान ने इस मित्रता को स्थायी बनाया। आज जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, सीपेक, वो वही रास्ता है जिसे हम कभी रेशम मार्ग या पश्चिमी व्यापार मार्ग कहते थे। और इसे बचाने के लिए चीन के लिए जरूरी है कि उस रास्ते पर उसका कब्जा रहे, और उस रास्ते पर कब्जा तभी रहेगा जब गिलगित सलाह के लिए पाकिस्तान का हिस्सा रहे, उस पर भारत का कोई अधिकार न रहे। स्वाभाविक है कि ये दोस्ती एक दूसरे के हित को देखते हुए की है, इसमें कोई सैद्धांतिक मित्रता नहीं। लेकिन मान लीजिए कि बदले हुए हालात में विश्व अब जम्मू कश्मीर को उस दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से आज से 20-25 साल पहले दिखता था। आज भारत की बात का एक वजन है और कोई भी पश्चिमी देश या पूर्वी देश भी ये नहीं चाहता कि भारत के साथ उसकी दुश्मनी, उसके संबंध कटुतापूर्ण हो। इसका फायदा जम्मू कश्मीर को हुआ है, लेकिन क्या बाहरी शक्तियों के साथ सही तालमेल बनाने से ही जम्मू कश्मीर की सारी समस्याएं, उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे? इसके लिए हमें पहले जम्मू कश्मीर के भीतर की स्थितियों को समझना चाहिए। कुछ समय पहले पीछे चले जाएं, यानी आजादी से कुछ पहले पंजाब के एक नगर कादियान में एक व्यक्ति ने दावा कर दिया
कि वो इस्लाम के नए पैगंबर हैं, गुलाम अहमद। इसे इस नए पैगंबर के पंथ को, मत को अहमदी पंथ कहते, अहमदी जमात या अहमदी पंथ कहते। लेकिन जो दावा उन्होंने किया था वो अक्सर अधिकतर मुसलमानों को मंजूर नहीं था और मंजूर हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, अंतिम नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए जो उन्होंने कहा, जो कुरान शरीफ में है, जो शरीयत में है, वो अंतिम वाक्य है। अब अगर कोई खड़ा होकर कह देता है कि नहीं, मैं उसके बाद एक और पैगंबर हूं और अब मेरी बात चलेगी, तो इसको सहन करना, इसको स्वीकार करना मुसलमानों के लिए, खासकर सुन्नी मुसलमानों की, जिनका की बहुत संख्या हमारे देश में और कश्मीर में है, संभव नहीं था। तो स्वाभाविक है कि उन्हें पंजाब में इसका काफी विरोध कर मिला। अहमदिया प्रचार वहां रुक गया और अहमदिया के खिलाफ आक्रोश पंजाबी मुसलमानों में बहुत ज्यादा। इसलिए इस अहमदिया पंथ के दूसरे खलीफा, यानी दूसरे पैगंबर, उसके बाद बशीरुद्दीन महमूद को लगा कि अगर पंजाब में हम अहमदिया पंथ का प्रचार नहीं कर सकते, हाँ, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, तो क्यों न जम्मू कश्मीर को चुना जाए। माना जाता था कि जम्मू कश्मीर के लोग शांत स्वभाव के हैं, मुसलमान भी सौम्य प्रकृति के हैं, लड़ाकू स्वभाव के नहीं है और बहुत सारी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते। इसलिए बशीरुद्दीन को लगा कि कश्मीर को अहमदियों का नया स्वर्ग बना लिया जाए। हालांकि उसे जल्द ही पता लगा कि कश्मीरी मुसलमान वैसे मुसलमान नहीं है जैसे उन्हें लगता था। जो प्रतिनिधि उन्होंने कश्मीर भेजे, वो वापस आकर उन्होंने उससे कहा कि मिर्जा साहब, वहां का मुसलमान तो एकदम अलग तरह का मुसलमान, वो प्राचीन संस्कृति के बहुत सारे मानकों को मानता है और स्वीकार करता है। वहां बहुत सारे लोग अपने आप को ऋषि के, मुसलमान ऋषि कहते हैं, और ऋषि का एक बड़ा संप्रदाय है। ऋषियों, संतों और पीरों और दरगाहों की वहां पूजा होती है। और अगर आपको हिंदू और मुसलमानों के संबंधों को देखना है, तो आप किसी दरगाह के उर्स में, किसी पीर फकीर या ऋषि के उर्स में जाइए, यानी वार्षिक उत्सव में जाइए, जहां आपको हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत मिले जुले दिखाई देंगे और कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। अब बशीरुद्दीन को इससे थोड़ा धक्का जरूर लगा, लेकिन उसने तय किया कि पहले कश्मीरी मुसलमानों को हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क समझाया जाए, ये समझाया जाए कि सही मुसलमान क्या होता है। और इस तरह 1 दर्जन से भी ज्यादा मदरसे जम्मू कश्मीर में स्थापित किए गए, जो ये समझा रहे थे कि मुसलमान औरों से कितना अलग है। पहली बार कश्मीरी मुसलमानों को ये समझ में आया कि जो वो कुछ कर रहे हैं वो सही इस्लाम नहीं। दूसरे नेता जो उस वक्त उभरे थे मुसलमानों में, सर मोहम्मद इकबाल, वो पंजाब की मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उनका एक अपना सपना था। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव तब तक पारित नहीं हुआ था और अंग्रेज
अलग देश, मुसलमानों को अलग देश देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी मुस्लिम बहुल राज्य हैं भारत में, उनको मिला लिया जाए, एक ही बड़ा राज्य बनाया जाए और उनको स्वायत्तता दी जाए, वो अपने मजहब के हिसाब से शासन चलाए, अंग्रेजों के आधिपत्य में। इसमें जम्मू कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पंजाब में मिला लिया जाए, मर्ज कर लिया जाए, और ये ग्रेटर पंजाब मुसलमानों का एक ऐसा राज्य होगा जहां उनके हिसाब से शासन चले। लेकिन इकबाल को कश्मीर में कोई नहीं जानता। बिना लोगों की सहमति और बिना लोगों को मैं प्रचार किए वो कैसे कर सकते थे इसको। अगर कोई वहां किसी को वो जानते थे थोड़ा बहुत, वो बशीरुद्दीन को जानते थे, अहमदिया को जानते थे, क्योंकि अहमदिया के स्कूल चलते थे, उनका कार्य चलता था। इसमें बशीरुद्दीन और इकबाल क्योंकि दोस्त थे, उन्होंने एक सामूहिक मंच, सामूहिक जमात, सामूहिक संगठन बना दिया जिसका नाम था अखिल भारतीय जम्मू कश्मीर समिति, ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर कमेटी, जिसके अध्यक्ष बशीरुद्दीन महमूद बने। उसके बाद उसका उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर में महाराजा के खिलाफ जो आंदोलन चलेगा उसको वो डायरेक्ट करेंगे। जो भी आंदोलन, जनवादी आंदोलन चलेगा, उसको पहले कश्मीर कमेटी अप्रूव करे। यानी शेख अब्दुल्ला के वापस आने पर, एक अलीगढ़ से वापस जब घर आए, तो उस वक्त कश्मीर कमेटी ने जो भी छोटे मोटे आंदोलन थे उनको अपने कब्जे में कर दिया था, और शेख अब्दुल्ला को भी आश्वासन दिया गया था कि वो जो भी करना चाहें उन्हें कमेटी के आदेशों को पालन करना। आंदोलन के पहले कई साल कोई भी प्रस्ताव जम्मू कश्मीर में वहां की पार्टी, वहां की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो पारित किया हो, वो तब तक मंजूर नहीं था जब तक वो लाहौर से अप्रूव होकर नहीं आ। लाहौर से उसे मंजूरी मिलती थी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का आंदोलन लाहौर से चलता था, लाहौर से डायरेक्ट होता था, वहीं से नियंत्रित, और उसमें कोई कश्मीरी नेता नहीं था। ये दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी, कश्मीर की जनता के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें ऐसे दो व्यक्तियों का आंदोलन चलाना पड़ा, कि आदेश में चलाना पड़ा, जिनमें से एक, इन्हें बशीरुद्दीन, उनको उनके मजहब को लेना चाहता था। इन्हें उनके जो इस्लाम, जो जिस इस्लाम को वो मानते थे, उससे हटाकर उन्हें अपने इस्लाम में कन्वर्ट करना, उनकी मजहब पर आकर। और दूसरा, इकबाल जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहता, वो उसे पंजाब में विलीन करना चाहता। और ये विराट पंजाब या विराट मुस्लिम राज्य कैसा होगा, इसका भी उन्होंने निर्देश दिया। इकबाल जब इंग्लैंड नहीं गए थे, यही थे शुरू में, वो एक नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी कवि माने जाते थे, और उनकी बहुत सारी कविताएं बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। उनको कुछ को तो राष्ट्रगीत के रूप में माना जाता, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये
ये उनकी इमेज। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से पढ़ कर आए, तो उस वक्त वो कन्वर्ट हो चुके। तो वो पैन इस्लामिज्म यानी विश्व इस्लाम के प्रवर्तक हो गए और उन्होंने मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को और कश्मीरी मुसलमानों को दो दो तरह की सलाह दी। एक ये कि धर्मनिरपेक्षता से दूर रहो। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म से को कभी स्वीकार न करो। सेक्युलरिज्म इस्लाम के लिए उचित नहीं। दूसरा, डेमोक्रेसी मुस्लिम राज्य स्थापित करने के अनुकूल नहीं। उनका फेमस वाक्य है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी आर लाइक श्राउड्स फॉर मुस्लिम। यानी वो ये दोनों चीजें मुसलमानों के लिए कफन के समान। अब अगर इस तरह आधार पर जम्मू कश्मीर के लोगों को आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है, उन पर इस तरह के फतवे थोपे गए, तो आप अंदाजा लगाया जा सकता था कि शुरू से ही जम्मू कश्मीर की आबादी एक कंफ्यूज, एक विचलित और परेशान आबादी रही। हमने क्या किया, यानी भारत सरकार ने क्या किया? जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो हमने उसका हिचकिचाते हुए सही मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी भूल यानी कर बैठे जो युद्ध के इतिहास में, विश्व के में युद्ध के इतिहास में महानतम भूल मानी जाती है। हम पर यह दबाव पड़ने लगा कि हम पाकिस्तानी कबायलियों को, पाकिस्तानी हमलावरों को राज्य से बाहर ना निकालें, बीच में ही कहीं रोक लें। इसका कारण ये था कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री जनरल कमांडर इन चीफ थे वो अंग्रेज थे। उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट लिखा, एक रिपोर्ट कि आज की स्थिति में पाकिस्तान और भारत की का स्टेटस क्या है, जंग की पोजीशन क्या है। ये रिपोर्ट उसने अपनी सरकार और ब्रिटिश सरकार के लिए लिखी। उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस रेट पर, जिस गति पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही है, उस वक्त हमारी सेनाएं बूढ़ी तक पहुंच गई। अगर जिस गति से वो आगे बढ़ रही है, उस गति से जल्द ही वो मुजफ्फराबाद भी क्रॉस करेंगी और ऐसी स्थिति में हो जाएंगी कि कभी भी वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं जब चाहे, और इससे पाकिस्तान में बड़ा डिसरप्शन होगा, अराजकता पैदा होगी और आत्मविश्वास सेनाओं को ढोल जाएगा, पाकिस्तान के लिए तबाही का कारण। इसे अगर रोकना है तो भारतीय सेनाओं को उड़ी पुंछ नौशेरा लाइन से आगे नहीं जाने देना चाहिए। यानी कश्मीर घाटी में उड़ी से आगे नहीं और जम्मू में नौशेरा पुंछ से आगे नहीं। और हैरानी की बात यह है कि हमने वो मान लिया और तब से पिछले 70 साल से हम वहीं बैठे हैं जहां हमको बिठा दिया गया। युद्ध कौशल का सबसे बड़ा असूल ये है
कि अगर आपको युद्ध विराम करना ही हो तो आप पहले ये देखिए कि आप जहां जिस स्थिति में हैं वहां आप सुरक्षित रहेंगे। आप दुश्मन के हितों के हिसाब से आप युद्ध विराम करते हैं तो ये आपके लिए हर वक्त संकट तबाही का कारण। इसलिए आप हमें समझ लेना चाहिए कि जिसे आप वो आजाद कश्मीर कहते हैं और हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसको तो हमने क्रिएट किया है ना, उसको हम ही ने क्रिएट किया है, हमने पैदा। अगर हम वहां नहीं रुकते तो वो आजाद कश्मीर ना होती। ऐसी स्थिति में गिलगित का हाथ से जाना तो सवाल था। इन स्थितियों में कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का रास्ता अपनाया, जिसे वो वार ऑफ थाउजेंड वुंड्स कहते हैं, इन्हें हजार घाव करने का रास्ता, एक बार मारने का नहीं, बहुत सारे मारने का रास्ता था। ये हजार घाव बहुत ही कष्टकर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हर वक्त सिपाही नहीं मारा जाता, आम नागरिक भी मारा जाता है, दोनों ओर से आम नागरिक मारे जाते हैं। इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के, जिन जम्मू कश्मीर की सीमाओं के साथ साथ मतलब जो युद्ध विराम रेखा के आसपास के जितने गांव हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में, उनकी मानसिक स्थिति जो लगातार गोले सहते हैं, लगातार उनके पशु मारे जाते रहे हैं और लगातार उनके घर ध्वस्त होते हैं या खराब होते हैं, छतें टूट जाती हैं, ये नित्य नियम है वहां का। अब जो इस स्थिति में वर्षों तक रहे, इन्हें पीढ़ियों तक रहे, उनकी मानसिक स्थिति में पर दबाव तो पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग वहां आ गए जो ये समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं और कश्मीर में आकर वो हिंदुस्तान में आ गए। यहां आकर उन्हें मालूम हुआ कि न वो पाकिस्तान के रह गए न हिंदुस्तान के रह गए, उनकी कश्मीर की नागरिकता ही नहीं रही। ऐसे बहुत सारे जिन लोगों को हमने जानबूझकर बुलाया, आमंत्रित किया कश्मीर, उन हरिजनों को या उन नेपाली सिपाहियों को, इस वादे पर किया गया तो ये यहाँ आओगे तो यहाँ के नागरिक हो जाओ। उन वाल्मीकियों को नागरिकता तो प्रदान कर दी गई, लेकिन उसमें ये लिखा गया ओनली फॉर स्वीपर्स जॉब। इन्हें ये स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो उनको दी गई, वो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट केवल सफाई कर्मचारी पद की नौकरी के लिए है। इन्हें स्थायी तौर पर दुनिया में जब इस तरह की छुआछूत, इस तरह का वित्तीय विषमता, भेदभाव हटाने की प्रवृत्ति हो रही है जम्मू कश्मीर में, उसे स्थापित करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। अब ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों का की मनस्थिति क्या होगी। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के बारे में लिखते समय या बोलते समय
ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद की घटनाओं पर या सेना की जातियों पर या इसी तरह की जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, उन पर बोलते हैं। जो दिखाई नहीं देती हैं, ऐसी बात बदलाव, ऐसे परिवर्तनों को शायद बहुत कम लोग थे। यानी मान लीजिए जिस कश्मीर को अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, वहाँ के जंगलों की हालत क्या है? वो जंगल धीरे-धीरे खिसक रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। पर्यावरण का हाल इतना दयनीय है कि बहुत सारे पक्षी जो कश्मीर बहुत दूर-दूर देशों से साइबेरिया तक से कश्मीर आते थे अंडे देने के लिए, वो अब नहीं आते। बहुत सारे कीट-पतंगे और बहुत सारे पौधे अब समाप्त हो गए हैं। नदियों का पानी, छोटी-छोटी नदियों का पानी सूख गया है। झरने रुक गए हैं। झीलों का आकार धीरे-धीरे घट रहा है। सबसे सुंदर, सबसे विख्यात झील डल को विशेषज्ञ अब मरणासन मानते हैं। वुलर अब अपने मूल आकार के का 5वां हिस्सा रह गए। ये तो प्रकृति की, यानी इसकी मार प्रकृति पर सबसे ज्यादा पड़ी, लेकिन प्रकृति पर ही सबसे ज्यादा मार पड़ने पर के इतनी नहीं, समाप्ति नहीं हुई। जो नौजवान अपनी पिता या दादा के समय से एक कृत्रिम सपने के पीछे दौड़ता रहा है, जिसे बताया गया है कि ये कश्मीर का मुसलमान भारतीय नहीं है, उसका मूल कहीं और है, उसका सांस्कृतिक आधार कहीं और है। लगातार वो आंदोलनों में शामिल रहा है। वो लोग जो आंदोलनों में सक्रिय रहे, वो लोग जो किसी न किसी रूप में आतंकवाद के किसी न किसी हिस्से से जुड़े रहे, या जो कभी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं हुए, जो चुपचाप पढ़ाई लिखाई करके अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रगति करना चाहते हैं और अब भारत के विभिन्न शहरों में नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है और जो सामान्य पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें मालूम है कि उनके पास नौकरी मिलना संभव नहीं है। ऐसे लाखों नौजवान इन सारी गतिविधियों को बचपन से देखते रहे और धीरे-धीरे साल दर साल उनमें एक निराशा सी पैदा हो गई है, जिसका एक मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। सबसे इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जम्मू कश्मीर में आज ड्रग एडिक्शन, नशीली दवाओं का सेवन सबसे ज्यादा है, यानी वो पंजाब से भी आगे निकल चुका है। कितने लोग हैं ये जो इस निराशा में पड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन एक जो हजारों लोग इलाज करा रहे हैं, उनके बारे में एक विशेषज्ञ का कहना है, ये एक हिमखंड
का वो कोना है जो दिखाई देता है, बाकी सारा 90% हिस्सा तो छिपा हुआ है जो हमें मालूम नहीं। ये आइसबर्ग का एक टुकड़ा हिस्सा है। यानी जितने हम हमारे पास आते हैं इलाज के लिए, उससे बहुत ज्यादा इसे छिपाते हैं। और ये नशीली दवाओं का सेवन करने में दुर्भाग्य से वो पहली बार कुछ लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने इसे ड्रग एपिडेमिक कहा है। यानी ये ऐसा माहौल है जो कुछ छोटे से वर्ग तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़े वर्ग का यही एक हिस्सा है जिसमें ये लगातार फैल रहा है। सरकार के पास जितनी जितनी भी ड्रग एडिक्शन यानी नशीली दवाओं की आदत छुड़ाने के जो सेंटर हैं वो नाकाफी है। सेना ने कुछ अपने एक केंद्र बना लिए हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन माना जाता है ये जंग अगर इसको पूरे युद्ध स्तर पर न लड़ा गया तो हम ये जंग भी हार सकते। इसलिए जम्मू कश्मीर का समाज त्रस्त और विघटित है, बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। आज पिछले साल 2019 को 5 अगस्त को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया और ये दावा किया कि इसमें वे सभी कानून जो जनहित में हैं, वे सभी कानून जो विकास के रास्ते में का रास्ता दिखाते हैं, वे सभी कानून जो अमन और शांति की ओर ले जाते हैं, जम्मू कश्मीर में अब सीधे लागू होंगे और एक नया कश्मीर बनेगा। लेकिन क्या नया कश्मीर केवल कानून बदलने से बन सकता है? कानून बदलने से एक राहत जरूर मिल सकती है, रास्ता खुल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर आगे उस रास्ते की दिशा तय करनी पड़ती है और उसे उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर नौजवानों को एक ऐसे सपने की जरूरत है जिसमें वो अपना भविष्य, हर वर्ग अपना भविष्य देखे और उसमें स्वयं कूद जाए, उसमें तमाशाई बनकर न रहे। और ये अगर हम कर सकें तो जम्मू कश्मीर की आंतरिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और बाहरी समस्याओं को हम निपट सकते हैं। ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद।